গুজরাতে এই মুহূর্তে ভোট গ্রহণ পর্ব চলছে। 2024-এর আগেই অনেকেই বলছেন অ্যাসিড টেস্ট। গুজরাট বিধানসভার এই প্রথম দফার ভোট গ্রহণ 19টি জেলার 89টি আসনে ভাগ্য নির্ধারিত হবে 788 জন প্রার্থীর। শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট গ্রহণ চলছে বিভিন্ন জায়গায়। আমরা এই মুহূর্তে সরাসরি চলে যাব গুজরাতের কচ্ছে। সেখান থেকে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি বিশাল পান্ডে, তার সঙ্গে কথা বলবো। তার আগে আপনাদের জানিয়ে রাখবো, এখনো পর্যন্ত কিন্তু কোথাও কোনো সমস্যার খবর নেই। মূলত কিন্তু লড়াই এবার যেটা দেখার মতন হতে চলেছে তা হলো গুজরাত বিজেপি বনাম আপের লড়াই, এবং সেই জায়গা থেকে ঠিক কি হতে চলেছে সেটা 8ই ডিসেম্বর ফলাফলের দিনই সামনে আসবে। কিন্তু এই মুহূর্তে জোর লড়াই চলছে, জোর টক্কর চলছে 19টি জেলার মোট 89টি আসনে। প্রথম দফায় ভোট দিচ্ছেন 2,39,76,670 জন। প্রথম দফার ভোট গ্রহণের নজরে অবশ্যই রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিধানসভা কেন্দ্র মণিনগর। তিনি একসময় এখান থেকে পরপর জিতে এসেছেন, এখান থেকে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, এবং একই সঙ্গে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলের কেন্দ্র ঘাটলোদিয়া, এই সমস্ত জায়গার দিকেও কিন্তু নজর রয়েছে। এবং বেশ কিছু ফ্যাক্টর গুজরাটের ভোটে রয়েছে, পাতিদার ভোট যার মধ্যে অন্যতম, সেদিকেও কিন্তু নজর থাকছে যে কি হতে চলেছে। সরাসরি চলে যাব আমাদের প্রতিনিধि विशाल पांडे এই মুহূর্তে कच्छ থেকে রয়েছে गुजरातेर। विशाल, जानना चाहेंगे अभी क्या तस्वीरें उभर के सामने आ रही है, और जैसे कि जाना जा रहा है कि गुजरात में जो वोट है इस टाइम, इससे पहले जो कांग्रेस के साथ बीजेपी का मुठभेड़ होता था, मतलब कि मुकाबला होता था, अब ये कांग्रेस की जगह आप ले ली है। तो जानना चाहेंगे पूरा माहौल कैसा है, कैसे चल रहा है मतदान की प्रक्रिया? देखिए, बिल्कुल मतदान बहुत तेजी से चल रहा है और इस वक्त मैं कच्छ में मौजूद हूं, और यहाँ से थोड़ी ही दूर पर कच्छ का रण है। लेकिन गुजरात का जो चुनावी रण है वो पूरी तरह से इस बार बदला हुआ है। आपने 2017 की बात की, 2017 से 2022 का चुनाव बिल्कुल अलग है। यहाँ पर कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है, कई सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही सीधा मुकाबला है। और अगर हम कच्छ की बात कर ले तो 2017 के चुनाव में कच्छ जिले की 6 सीटों में से 4 बीजेपी जीती थी, 2 कांग्रेस जीती थी। लेकिन इस बार क्या होगा, क्या यहाँ पर क्या मुद्दे हावी रहे, क्योंकि पिछले कई दिनों में सियासी बयानबाजियां भी बहुत ज़्यादा हुई हैं। आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है, कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक के सहारे अपनी ज़मीन को मजबूत रखना चाहती है, तो बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और उनके कामकाज के आधार पर यहाँ वोट मांगते हुए दिखाई दी है। इस वक्त मैं एक पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद हूँ, और कच्छ में मैंने देखा है कि महिलाएं बहुत भारी संख्या में सुबह से निकलकर वोट डाल रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग हैं जिनसे पूछते हैं कि आखिरकार इनके मुद्दे क्या रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अवधेश पटेल है। अवधेश पटेल, क्या मुद्दे रहे युवाओं के लिए इस चुनाव में खास तौर पर? वही डेवलपमेंट और वगैरह का मुद्दा रहा है मेन, तो जो हमने देखा है अभी इतने सालों से जो हो रहा है, तो हम उसी के साथ जाएंगे। देखिए, विकास इनके लिए मुद्दा है। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा है इस चुनाव में? चुनाव में मुद्दा ये है कि हमारी भारत देश को 75 ईयर हो गए, भारत देश आज़ाद हुआ। मैं राजपुरोहित पंडित हूँ, मेरा नाम हिम्मत भाई गौरव, मैं भुज से हूँ। लेकिन 9 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से आप सब ऑल इंडिया जानते हैं कितना विकास हुआ है, क्या क्या किया है। और 60 साल में जो सरकार थी वो मुझे ऐसा लगता है मेरे दिमाग से कि वो गुंडों की सरकार थी, आतंकवादी की सरकार थी। चलिए, देखिए, ये आपकी राय हो सकती है, लेकिन यहाँ पर और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत सिंह हरीसी जाला, एएसआई रिटायर्ड। कैसे देखते हैं आप, जो यहाँ पे रिटायर्ड लोग हैं, पुरानी पेंशन का एक बड़ा मुद्दा गुजरात में भी उठाया गया विपक्ष की तरफ से, क्या मुद्दे रहे आपके हिसाब से इस चुनाव में? वो सब सुलझाव हो जाएगा रिटायर्ड मैन का। अभी भारत सरकार का बहुत विकास होता है, इसलिए हम सब साथ में है, और भारत का हम आगे बढ़ाने का नरेंद्र मोदी भाजपा का अच्छा है। यहाँ के चुनाव में एक सबसे बड़ी बात यही निकलकर सामने आई है कि गुजरात के चुनाव का अगर कोई केंद्र बिंदु है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। या तो लोग उनके पक्ष में हैं या लोग उनके खिलाफ में हैं। ये इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई दूसरी चीज़, कोई दूसरा बड़ा चेहरा नहीं दिखाई देगा। पूरी बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मांग रही है, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करती रही और उसके जरिए वोट मांगा। आज जनता की बारी है, सियासी बयानबाजियां यहाँ पर खूब हो गई हैं।
हैं। जनता ने सबको सुना है, सबको देखा है, सबके वादों को समझा है, सबके दावों को सुना है और आज उसकी बारी है। आज उसके हाथ में जो स्याही लगे, मैं चाहूंगा आप लोग दिखा दीजिए, कोई वोट डालकर आए हो तो ये देखिए, ये जो स्याही है, इस स्याही से ही किस्मत बदलनी है। किसकी किस्मत बदलेगी, किसकी किस्मत संवरेगी, ये तो 8 दिसंबर को चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह है, गुजरात में सुबह से मतदाता सबसे पहले मतदान करते हैं और लोकतंत्र के इस त्योहार में हिस्सा ले रहे हैं। एक ये अच्छी खबर एक गुजरात के लोगों के लिए। मार्केट भी बंद है यार। आप जहाँ पे है वहीं पे, हाँ, जहाँ पे है वहाँ पे आपके साथ सारे लोग हैं जो बात कर रहे हैं गुजरात की इलेक्शंस की। और वहाँ पे मतलब कि हर जगह में देखा गया कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है वो गए और वो खुद प्रचार किए। तो इसके बारे में कौन होगा मुख्यमंत्री, वो भी अभी तक तय नहीं हुआ है। तो इसके बारे में क्या बोल रहे हैं? एक सेकंड आपके पास आ रहे हैं। स्वामीनारायण के टेम्पल के जो मंत्र है वो भी आए साधु लोग वोट डालने के लिए। मैं देखिए, इस वक्त अगर हम कच्छ की बात करें तो कच्छ में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज दिखाई दे रहा है। लोग बहुत बढ़ चढ़कर आगे निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। और अगर हम सौराष्ट्र की बात करें, क्योंकि आज चुनाव सौराष्ट्र में है, कच्छ में है और दक्षिण गुजरात में है। 2017 के चुनाव में सौराष्ट्र में कांग्रेस ने 12 के मुकाबले बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, क्योंकि उस वक्त पाटीदार आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा था और सौराष्ट्र में पाटीदारों का समर्थन कांग्रेस के साथ गया था। हार्दिक पटेल उस वक्त बीजेपी के खिलाफ थे। और अगर हम बात करें दक्षिण गुजरात की, तो दक्षिण गुजरात में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। सूरत में सबसे शानदार प्रदर्शन बीजेपी ने किया था और कच्छ में भी बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा था। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे, दक्षिण गुजरात जो बीजेपी के लिए बेहतर था, सौराष्ट्र जो कांग्रेस के लिए बेहतर था और कच्छ जो बीजेपी के लिए बेहतर था। इस बार आम आदमी पार्टी के आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही यहां से निकल कर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी आखिरकार गणित किसका बिगाड़ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस का गणित बिगाड़ रही है, कुछ लोग कहते हैं बीजेपी का गणित बिगाड़ रही है। लेकिन असल में किसका गणित बिगड़ा और किसका बना, इसके लिए 8 दिसंबर का इंतजार होगा। और एक चीज जानना चाहेंगे आप, जैसे कि बोला कि पटीदार की एक फैक्टर है, वो फैक्टर अब किस तरह से उभर के सामने आएगी। और एक चीज जानना चाहेंगे आपसे, वहाँ पे जो वोट का जो माहौल है, जैसे सिक्योरिटी के जो इंतजाम है, वो जानना चाहेंगे। और कहीं अभी तक क्या कोई मतलब कि कुछ खामियां नजर आई है इलेक्शन कमीशन की, कहीं पे रिपोर्ट दर्ज हुआ है, ऐसा कुछ घटना घटी है क्या? देखिए, अभी तक पूरे गुजरात में जिन 89 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद यहां पर की गई है। अभी तक कहीं से कोई किसी प्रकार की अशांति की खबर नहीं आई है। चुनाव बहुत शांति से चल रहा है। मतदान में लोग बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो सूरत की तरफ का इलाका हो या सौराष्ट्र का इलाका हो या फिर कच्छ में जहां पर मैं मौजूद हूं। अभी तक फिलहाल मतदान बहुत सुचारू ढंग से यहां पर जारी है, लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और पाटीदार की अगर हम बात करें तो पाटीदार में हार्दिक पटेल जो कांग्रेस के यहां पर कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे, वो चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और फिलहाल बीजेपी के टिकट पर हार्दिक पटेल अहमदाबाद की वीरमगाम सीट से चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पाटीदार फैक्टर था उसको भी बीजेपी ने इस बार भुनाने की कोशिश की, क्योंकि पाटीदार फैक्टर के चलते बीजेपी को पिछले चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ था। मात्र 99 सीटों पर बीजेपी सिमट गई थी और कांग्रेस बहुत नजदीक पहुंच गई थी बीजेपी के 77 सीटों पर। इसके अलावा कई सीटों पर जो हार जीत का अंतर था वो बेहद कम था। लिहाजा बीजेपी ने, आप देखिए, इस चुनाव से पहले पूरी सरकार को गुजरात में बदल दिया था, मुख्यमंत्री समेत, और एक पाटीदार चेहरे को यहां का मुख्यमंत्री बनाया। भूपेंद्र पटेल यहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री बने। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे बीजेपी जातिगत समीकरण और जो यहां के क्षेत्रीय समीकरण है उसको भी उसने ध्यान में रखा है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो भी यहां के जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर पहली बार गुजरात में इतने बड़े स्तर पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस अपने काडर के बदौलत यहां पर चुनाव लड़ती हुई हमें दिखाई पड़ी है, क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो अब तक गुजरात में नहीं पहुंचे, सिवाय राहुल गांधी एक दिन यहां पर रैली करने पहुंचे थे। तो जो बड़े नेताओं की यहां पर गैर मौजूदगी रही गुजरात में कांग्रेस की, उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए। लेकिन कांग्रेस का काडर जो है वो जमीन पर कांग्रेस के लिए काम करता रहा, तो इसलिए कांग्रेस बहुत सी जगहों पर बीजेपी के साथ लड़ाई में बनी हुई है। तो लेकिन ये तो सारे सियासी समीकरण हो गए, पर आज जनता की बारी है। इन सारे सियासी समीकरणों पर जनता की नजर रही, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, किसने क्या वादा किया, किसने क्या दावा किया, हर एक चीज पर जनता की नजर रही और आज जनता की बारी है। जनता अपने मतदान का अच्छी तरह से प्रयोग कर रही है।
জি শুক্রিয়া আপকা নজর রাখতে রহিয়ে। আমরা সরাসরি কথা বলছিলাম কচ্ছ থেকে। বিশাল পান্ডে আমাদের প্রতিনিধি ছিলেন আমাদের সঙ্গে এবং এই মুহূর্তে শান্তিপূর্ণভাবে ৭৯টি জায়গায় ভোট এই মুহূর্তে চলছে। ৮৯টি আসনের ভোট গ্রহণ চলছে এবং এখনও পর্যন্ত ভোট গ্রহণ থেকে কোথাও কোনো অশান্তির কোনো খবর মেলেনি। নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট পোক্ত রয়েছে এবং ইতিমধ্যেই কিন্তু যা ছবি ধরা পড়ছে তাতে কোথাও কোনো রকম গণ্ডগোলের খবর সামনে আসছে না। বিজেপির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবারও তিনি ভোটে লড়ছেন, বিজয় রূপানি। তিনি কি বলছেন একবার শোনাবো আপনাদের। भारी मतदान हो, लोग लोकतंत्र में अपने वोट का उपयोग करें, उस दृष्टि से मैंने अपील किया है। मैंने भी कि सुबह मतदान किया है, मतदान में भी लाइन थी। इसका मतलब ये है कि लोग मतदान कर रहे हैं। गुजरात की जनता पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का विकास कार्य को देख रही है, उसको अनुभव भी कर रही है। इसलिए ये 7वीं बार भाजपा को ही वोट देगी, सरकार भाजपा का ही बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन आम जनता के साथ जुड़े रहे हैं, जनता से विमुख नहीं है। इसलिए मैं मानता हूँ कि इस बार भी सरकार अवश्य बनेगी। বিজয় রূপানি তিনি বলছেন তিনি আত্মবিশ্বাসী যে এবার গুজরাতের সরকার বিজেপি আবারও তৈরি করবে এবং একই সঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি CR প্যাটেল তিনিও কিন্তু একই রকমভাবে আশাবাদী এবং আত্মবিশ্বাসী। তার বক্তব্য শুনব। अरे नीचे रखो ना, मैं आप सबके माध्यम से सभी मतदाता भाई बहनों को विनती करता हूं कि अपने मत अधिकार का उपयोग जरूर करें, जरूर करें। यही मैं विनती करना चाहूंगा। धन्यवाद।